नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 लेके आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। जिसमें तत्व किन्हें कहते हैं? तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है सोडियम, सोना, गोल्ड, मैग्नीशियम आदि। जब हम मिश्रण की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि दो या उससे अधिक तत्व मिलकर मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। अब इसका कोई स्थिर अनुपात नहीं होता। और जब हम यौगिक की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जब कोई एक ही प्रकार के अणु, जैसे मतलब कि तत्व दूसरे तत्वों के साथ स्थिर अनुपात में अभिक्रिया कर कोई पदार्थ बनाता है तो वो यौगिक होता है, ठीक है। तो हम लोग जो अपने आसपास के पदार्थ को तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में जानते हैं। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता। अब वर्गीकरण की आवश्यकता को हम एक बड़े सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। अच्छा, आप लोग मॉल में जाते हैं, आप मॉल में अलग अलग शोरूम में जाते हैं। जूतों के शोरूम में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जूते ही जूते मिलेंगे, है ना। अब वहाँ अब पहली चीज़ क्या हुई कि मॉल में हर चीज़ की, जूतों की, कपड़ों की, कॉस्मेटिक्स की, सबकी अलग अलग शोरूम है। तो ये एक वर्गीकरण है, ठीक। तो क्या समझते हो वर्गीकरण क्यों हुआ? ताकि आप लोगों को ढूंढना आसान हो। अच्छा, अब आप किसी एक शोरूम में जाएंगे, चाहे आप कपड़ों के में जाएंगे, तो कपड़ों के में आप क्या देखते हैं कि नर के अलग है वस्त्र और नारियों के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। तो ये वर्गीकरण भी जो है आपके लिए आसान कर देता है ढूंढना, ठीक है। तो स्त्रियां जो है सिर्फ अपने वाले फ्लोर पे जाएंगे और मेल जो है, नर जो है वो अलग वाले में जाएंगे। तो साफ सी बात है कि आसान करने के लिए, सरल करने के लिए चीज़ें। तो सेम यहाँ पे हमारे तत्वों के साथ हुआ। वर्गीकरण की आवश्यकता यही हुई कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। धातु आप लोग जानते हैं, धातु और अधातु कौन होते हैं? धातु आपके धनात्मक जो होते हैं, जो धनात्मक बनने के योग्य होते हैं, और अधातु जो ऋणात्मक आयन बनने के योग्य होते हैं। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। तो आज हम पढ़ेंगे उन प्रयासों के बारे में कि शुरुआत किसने करी और वो किस प्रकार से प्रसिद्ध नहीं हो पाए आगे जाके, ठीक है। तो पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थे डॉबेर्नियर, जिन्होंने डॉबेर्नियर के त्रिक बनाए थे। अब ये त्रिक, यहाँ से हम लोग त्रिक से पढ़ेंगे कि त्रिक मतलब तीन का समूह। इन्होंने उस समय जितने तत्व ज्ञात थे उसके अकॉर्डिंग त्रिक बनाए थे, ठीक है। तीन के समूह बनाए थे। सन 1817 में डॉबेर्नियर, एक जर्मन विशेषज्ञ, ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, ठीक है। एक समान गुण धर्म वाले एक समूह में। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार आरोही क्रम में लगाया, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम में लगाया, उनके परमाणु भार के बेसिस पे हिसाब से। तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा गया, ठीक है। तो त्रिक से हम लोग 3 समूह जो है याद रखेंगे, ठीक है, 3 तत्वों का समूह। और त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है, ठीक है। आप मैथ्स में पढ़ते हो माध्य निकालना। तो हम उदाहरण के लिए लेंगे, जैसे अगर हम ये वाला त्रिक लें, पहले त्रिक में हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 6.9, ठीक है। ये इसका परमाणु भार है, ये आपको याद करने पड़ेंगे या दे दिए जाएंगे आपको, ठीक। ऐसे ही सोडियम का है 23, ठीक। और आपके पोटेशियम का होता है 39, ठीक है। अब हम इनके जो इन्होंने अपना सिद्धांत बताया था उस पर देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा कि त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार, मध्य कौन हो गया? मध्य ये हो गया। तो जो इसका परमाणु भार है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य। तो अन्य 2 कौन हुए? ये और ये,
तो हम इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकलता है? माध्य में हम लोग इनको प्लस करेंगे और ये दो है ना ये तत्व, इसलिए 2 से भाग कर देंगे। आप माध्य निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी हम लोग जिस भी चीज़ का हम माध्य निकालेंगे उनका योग करेंगे और जितनी वो संख्याएं हैं उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों का, 2 तत्वों का माध्य निकाल रहे हैं, इसलिए भाग में नीचे 2 लेंगे और ऊपर जो है इनके परमाणु भार का योग कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब प्लस करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 45.9/2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके आपका आंसर ऑलमोस्ट 22.9 आएगा। तो माध्य में 6.9 + 39 को 2 से भाग करा हमने, तो क्या आया हमारा? लगभग 22.9, जो कि ऑलमोस्ट 23 के बराबर है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे इस त्रिक में पहले और आखिरी तत्व का, पहले और तीसरे तत्व का जो माध्य आया वो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आप इन त्रिक का करोगे तो आपके लिए ऐसा ही होगा कि कैल्शियम का और बेरियम का जब आप परमाणु भार का माध्य निकालेंगे वो स्ट्रोंशियम के परमाणु भार के बराबर आएगा। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन का और आयोडीन का जब आप माध्य निकालेंगे, परमाणु भार का माध्य निकालेंगे, वो ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर आएगा। तो ये था हमारा डॉबर्नियर के त्रिक। अब बात आती है कि हम आज के टाइम पे डॉबर्नियर के त्रिक क्यों नहीं अपनाते? हमारी जो आवर्त सारणी है वो डॉबर्नियर के त्रिक से को अपनाया क्यों नहीं? तो उसका रीज़न हम जानेंगे। तो इसकी जो सीमाएं थी डॉबर्नियर त्रिक की वो ये थी कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। ठीक है, तो जितने उस टाइम पे तत्व निर्माण हो गए थे, उनका ज्ञात हो गया था, तो उसके हिसाब से वही जो 3 त्रिक हमने पीछे पढ़े थे, 3 ही त्रिक बन पाए थे। इसीलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है आगे अलग अलग सिद्धांत आए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है अपने सिद्धांत दिए, लेकिन वो भी जो है कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। अब जैसे कि मैंने बोला अन्य वैज्ञानिकों ने जो है अलग सिद्धांत दिए, तो न्यूलैंड ने भी अपनी कोशिश की थी, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। जैसे डॉबर्नियर के त्रिक में त्रिक से 3 तत्वों के समूह को याद करेंगे, हम अष्टक से याद करेंगे, रखेंगे कि यहाँ पे 8 तत्वों का समूह बनाया गया था। ठीक है ना, 8 तत्वों का। अब ये किस प्रकार बनाया गया था? न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में ही व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। ठीक है, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया है। संगीत के अष्टक मतलब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 होते हैं ना इसमें हमारे अक्षर, तो उससे इन्होंने इसकी तुलना की। उदाहरण, लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। कैसे? देखो, अगर हम, इसने बोला लिथियम और सोडियम, तो सोडियम अगर हम सोडियम माने तो ये 8वां, इसको अगर हम 8वां तत्व माने तो पहला तत्व क्या हो जाएगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखा? ठीक है, तो जैसे कि वो कह रहे थे कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान उन्होंने पाए। ठीक है, तो ये किस प्रकार से इन्होंने अपनी सारणी बनाई, आवर्त सारणी बनाई, बढ़ते क्रम में लगाया इन्होंने उनके परमाणु भार को, बिल्कुल डॉबर्नियर की तरह। लेकिन इस टाइम पे जो है तत्व अधिक निर्माण हो गए थे, तो इन्होंने जो है त्रिक में तो नहीं पाया गया इनको, लेकिन इन्होंने अपने अष्टक सिद्धांत को बनाया कि ऐसे अरेंज करने के बाद हर 8वां तत्व, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगी तो वो किससे मेल खाएगा? बेरिलियम से। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8वां तत्व हुआ, तो इसके लिए पहला तत्व ये हो गया, इसलिए इन दोनों के जो गुण धर्म थे वो एक समान पाए गए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करेंगे हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन किसकी तरह पाया गया? फ्लोरीन की तरह। कैसे? ये अगर 8वां तत्व माना जाए तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो हर प्रत्येक 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व के समान गुणधर्म दिखाते थे। तो यहाँ तक, अब इसमें क्या था कि यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही जो है दर्शा रहा था इनके अष्टक सिद्धांत को, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, जैसे ये कोबाल्ट और निकल, इसको एक साथ रख दिया, क्योंकि इसके लिए इनको जो है कोई पहला उनको तत्व मिल नहीं रहा था कि किसके समान ही गुणधर्म दिखाएगा। ऐसे ही इसमें इनको एक साथ रख दिया गया, तो यही इनकी सीमाएं बन गई। यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। जैसे अभी बताया था ना मैंने, कैल्शियम तक ही ये लागू हुआ। अगर कैल्शियम तक उन्होंने अष्टक सिद्धांत लगाया तो वो हर पहले तत्व के समान अपनी गुणधर्म दिखा रहे थे। जब नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे, जब नए तत्वों का निर्माण हुआ तो उनके गुण जो है ऐसा कुछ सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा था। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए ना केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। जो अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि इनमें कोई समानता नहीं थी कोबाल्ट निकल में, ठीक है, सिलेरियम और ठीक है लैंथेनियम में। तो इस प्रकार जो है इन वजहों से इनका भी सिद्धांत जो है वो फेल हो गया। आओ अब अभ्यास करें, कुछ प्रश्न हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी? मैंने बताया आपको कि इनके अध्ययन को सरल करने के लिए, ठीक है, ये अव्यवस्थित थे, उनको व्यवस्थित करने के लिए। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉबर्नियर के त्रिक दर्शाते हों। तो 3 तत्व में आप लोग जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो कर लेंगे हम लोग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया है, सत्य या असत्य। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, तो अष्टक से मैंने आपको याद दिलाया था 8 तत्वों को की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया, तो ये सत्य होगा। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखी हैं। तो 2 सीमाओं में हमने क्या पढ़ा था कि नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे, और सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए ना केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया उन्होंने, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया, ठीक है। तो ये भी एक इनकी जो है दूसरी सीमा बन गई थी। क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डॉबर्नियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो देखो सबके परमाणु द्रव्यमान आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले में इन्होंने बोला है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और इसमें सिलिकॉन का 28 और क्लोरीन का 35। एक्चुअली ये 35.5 होगा, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों का माध्य, तो आप लोग इन दोनों का माध्य निकालेंगे, 23 जमा 35.5 भाग 2 है ना ये, तो 2 से भाग करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य क्या आएगा? इसको भाग करके देखेंगे हम लोग, तो क्या हम रख सकते हैं? सिलिकॉन का कितना होता है? 28, ये कितना आ रहा है? 29.5, काफ़ी ज़्यादा फर्क है, तो इसको हम एक त्रिक में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बेरिलियम का करेंगे। यदि सेकेंड पार्ट यदि हम करें बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो बेरिलियम का कितना है? 9, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40, ठीक है। इन दोनों का माध्य निकालेंगे, वो इसके बराबर आना चाहिए। ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हाँ ये डॉबर्नियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जवाब हाँ हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम जल्द ही नए टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।